नमस्कार। रणक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रणक्षेत्र में आज हम एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो लगातार दोपहर 1:30 बजे के बाद से चिंता का सबब बनी हुई है। एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। अहमदाबाद यानी कर्णावती से लंदन जा रहे AI-171 जिस तरीके से क्रैश हुआ है, उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या ये जो हादसा था उसके पीछे कोई तकनीकी कारण है या ये विमान किसी षड्यंत्र का शिकार हुआ है, किसी आतंकी हमले का शिकार हुआ है। आखिर ब्लैक बॉक्स से क्या निकलकर सामने आएगा? आखिर जो लास्ट मेडे कॉल पायलट की तरफ से की गई थी उसके क्या मायने हैं? जांच शुरू हो चुकी है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि NIA इस पूरे मसले की जांच करेगी, सबूत प्रमाण जुटाए जाएंगे। इन सबके बीच जो खबर आ रही है वो बहुत ही ज्यादा दुखद है। दुखद इस लिहाज से कि ये बताया जा रहा है, एजेंसीज ये बता रही हैं कि इसमें सवार जो 242 यात्री थे, जिनमें से 230 पैसेंजर्स थे, 10 क्रू मेंबर थे और 2 एक पायलट और एक को पायलट, सभी की मौत हो चुकी है। और उससे भी बढ़कर क्योंकि ये विमान सीधे तौर पर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 20 डॉक्टर्स के भी, क्योंकि ये हॉस्टल था, उनके भी मारे जाने की खबर आ रही है। यानी बहुत दुखद ये खबर है। विजुअल्स आपके सामने हम रख रहे हैं, तस्वीरें। ये वीडियो जब से सामने आई है तब से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और रूह कांप जा रही है। जो पहली तस्वीर आई थी इस हादसे की, इसमें साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से टेक ऑफ करने के महज कुछ मिनट के अंदर ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये बोइंग 787 है। 11 साल पहले इसका निर्माण हुआ था और ये कहा जा रहा है कि रखरखाव इसका सही था, लेकिन अभी फिलहाल जांच के बाद बहुत सारी चीजें सामने आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले जो खबर आ रही है उसके अनुसार आपको बता देते हैं कि फ्लाइट जब 1:38 पर टेक ऑफ करती है तो ठीक 2 मिनट के बाद पायलट की तरफ से मेडे कॉल जाता है। ये मेडे कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडे कॉल आपात स्थिति में किया जाता है, ATS को किया जाता है, लेकिन मौका ही नहीं मिला पायलट को कि किसी भी तरीके का जो रिस्पॉन्ड उसे मिले और इस विमान को बचाया जा सके। और इससे भी बढ़कर जो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि महज 2 से ढाई मिनट के बाद जब ये एक्सीडेंट होता है, ये हादसा होता है, तो उस वक्त की परिस्थिति बहुत अफरा तफरी वाली थी, क्योंकि ये रनवे नंबर 23 से ये उड़ान भरता है। 625 फीट की ऊंचाई पर जब ये पहुंचता है उसके बाद ही ये हादसा होना और हादसे में इस विमान का एक हॉस्टल की बिल्डिंग पर गिरना अपने आप में बता रहा है ये कितना भयानक हादसा है। और उससे भी बढ़कर दुखद ये है कि खबर ये भी आ रही है कि इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की उपस्थिति थी। उनकी आखिरी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। वो तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे। इस बीच पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। NDRF की टीमें वहां मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के संपर्क में हैं। गृह मंत्री अमित शाह की रवानगी दिल्ली से गुजरात की तरफ हो चुकी है। गृह मंत्री गुजरात हर्ष संघवी जी वो भी लगातार खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो रेस्क्यू की थी, लेकिन अब तक क्योंकि इस घटना को अगर आप देखें 4.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और 4.5 घंटे से ज्यादा के वक्त में जो जितनी भी तस्वीरें आई हैं वो बहुत विचलित करने वाली हैं। जिस तरीके से बॉडीज इधर उधर शक विक्षत हालत में पड़ी हुई हैं, हम उनको आपको डायरेक्टली दिखा भी नहीं सकते क्योंकि उन तस्वीरों को देखकर बहुत वो हृदय विदारक तस्वीरें हैं। मन विचलित हो सकता है, इसलिए सीधे वो तस्वीरें हम आपके सामने नहीं रख रहे। फिलहाल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस टिकट की है जिसने ये पुष्टि की कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की उपस्थिति इस फ्लाइट नंबर 171 में थी और उसके बाद से ही बार बार ये संभावना और ये आशंका जताई जाने लगी कि क्या इस हादसे में हमने उन्हें भी खो दिया है। हालांकि अभी तक जो सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है वो ये आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश कर लीजिए। पुलिस कमिश्नर गुजरात की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, कर्णावती जिसे आप लोग अहमदाबाद कहते हैं, वहां के पुलिस कमिश्नर का यह बयान है, किसी भी यात्री का बचना मुश्किल लग रहा है। जो हालात है उसमें बचना मुश्किल है।
कर्णावती में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। कर्णावती, जिसे आप लोग अहमदाबाद कहते हैं, कर्णावती में विमान हादसे पर पुलिस कमिश्नर का ये बड़ा बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि किसी भी यात्री का बचना मुश्किल है। हालात देखकर आसानी से समझा जा सकता है, जो हालात है उसमें बचना मुश्किल है। और तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि जिस तरीके से विमान का मलबा दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ जला हुआ जो मलबा दिखाई दे रहा है, उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि इसमें बचना किसी का भी बहुत मुश्किल है। इन सब के बीच ये तस्वीर वो है जो आखिरी बार फॉर्मर सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपानी जी की देखी गई थी, ली गई थी। यह आखिरी बार उन्हें देखा गया और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। और क्योंकि पुलिस कमिश्नर जैसा बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी का भी बचना मुश्किल है, तो अभी हम औपचारिक पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके बयानों से जिस बात का डर था, वो डर अब पूरी तरह से उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही कि शायद हमने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी को भी खो दिया है। बहरहाल, मैं अब आपके सामने कुछ तस्वीरें रख रही हूँ, चंद तस्वीरें। इन 5 तस्वीरों से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, जो सबसे सुरक्षित ड्रीम लाइनर कहा जाता रहा है। अगर वो ड्रीम लाइनर इस तरीके से टेक ऑफ करते ही विमान हादसे का शिकार हो जाए, तो अपने आप में बहुत सवाल खड़े होते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि 2 कंडीशंस बहुत ज्यादा कठिन होती हैं, एक टेक ऑफ की और एक लैंडिंग की, जिसमें भी लैंडिंग की जो कंडीशन होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जिस तरीके से काम कर रहा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन टेक ऑफ के समय अगर इस तरीके का हादसा हो तो वो अपने आप में बहुत सवाल खड़ा करता है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को जरा रहने दीजिएगा। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विमान पहले उड़ान भरता है। रनवे नंबर 23 से ये उड़ान भरता है लगभग 104 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, और कर्णावती के मेघानी नगर में ये हादसा हुआ है, जहां पर बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल है, जिसकी बिल्डिंग पर ये जाकर गिरता है। ये कहा जा रहा है कि ये जैसे ही उड़ान भरता है, इसका जो बैक साइड है, जो टेल वाला हिस्सा है, वो एक पेड़ से टकराता है और उसके बाद ये विमान धड़ाम से इस बिल्डिंग पर गिर पड़ता है। और फिर लोगों को सिर्फ और सिर्फ नजर आता है तो धुएं के गुबार से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना बड़ा था। 5 तस्वीर में इस हादसे की पूरी कहानी छिपी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो विमान जो पायलट उड़ा रहे थे, उनका अनुभव बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये विमान अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है और लंबी दूरी की फ्लाइट है तो उसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट को रखा जाता है, और ऐसे में 8,200 घंटे का उनका एक्सपीरियंस रहा है जो पायलट है, और को पायलट का 1,100 घंटे यानी 1,100 घंटे का उनका एक्सपीरियंस रहा है। यानी कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनका एक्सपीरियंस 8,200 घंटे का, और जो को पायलट साथ में थे क्लाइव कुंदर, फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, उनका 1,100 घंटे का एक्सपीरियंस है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो एक्सपीरियंस्ड पायलट और को पायलट थे। उसके बावजूद अगर इस तरीके की घटना हुई है तो ये अपने आप में बहुत सवाल खड़ा कर रही है। उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जांच और पड़ताल जारी है, लेकिन इस सबके बीच हम लगातार इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट्स भी आपके सामने दे रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं ताकि लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके अपने इस फ्लाइट में मौजूद थे, अगर उनको उनके बारे में जानकारी लेनी है तो उन हेल्पलाइन नंबर्स पर ले सकते हैं। एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है कि आखिर ये जो सबसे बड़ा हादसा हुआ है, वो ड्रीम लाइनर जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, वो बोइंग जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, अगर टेक ऑफ के समय इसमें हादसा हुआ तो आखिर वो पल क्या था, एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखते हैं। मैं आ रहा था, मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था, और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण, प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं। जी, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सब वहां पे पहुंच रहे हैं
मुझे लगता है कि 242 लोग थे टोटल, कुल 12 लोग वहाँ के क्रू मेंबर्स थे, 230 लोग प्रवासी थे, यात्री थे। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे, राहत का कार्य स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है, हमारी मिनिस्ट्री उसको कोऑर्डिनेशन कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री उस पर ध्यान रखे हुए। हेल्पलाइन मिनिस्ट्री ने भी हमारे कंट्रोल रूम जारी किया है, वहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है, और दिल्ली एयर इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्पलाइन शुरू किया है। हाँ, मेरी साड़ी था वो अमृतसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर हाँ बस वो 1 घंटे में समाचार आ गया, प्लेन क्रैक हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था, तो वापस यहाँ सिविल में आ गया। अभी देखने भी नहीं मिला, वो अंदर एंट्री नहीं मिली सिविल में, अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला है। एक बहुत दुखद हादसा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हो गया है। अब उसमें कई लोगों के हताहत होने के, कई लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन उसकी अधिकृत पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इस दुर्घटना में जिनको भी किसी भी प्रकार की क्षति हुई है, उन परिवारों के साथ संवेदना है, और जो घायल है वह जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना। लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर, हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं, बात हुई मेरी, और इसके भाईबंद हैं ज्यादा हुए तो लोग मर गए। Tragic and a very sad day, and we all are very concerned and worried that such an accident has taken place. Our condolences to the victims and their families, and I pray I hope any survivors are there for their speedy recovery. Having said that, India's aviation sector is a very safe sector, being managed very well. Our DGCA and all other safety protocols are absolutely as good as anywhere else in the world. And so do the airlines also, like Air India, Indigo or other airlines also follow very good safety protocols. So I don't think there is any reason to worry about India's aviation sector. However, this accident, how and why it took place is a very, surprising thing, because the A787 Dreamliner is a very technically advanced aircraft. There are thousands of Dreamliners flying all over the world by many airlines, and there is no reason to doubt about the aircraft itself. Now, if the accident has taken place, only the black box will reveal what is the real reason why things went wrong. The captain did give a mayday call, but we must also remember that the aircraft flew from Delhi to Ahmedabad. Obviously, there was no snag. Otherwise, the captain would not have decided to fly from Ahmedabad to London, which is a very long flight. And there is absolutely अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी, जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना। और जहाँ कंट्री के कोई भी लोग होने दो, इसमें जिनका मृत्यु हुआ, उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ और कंडोलेंस मैं करता हूँ। तो यह हादसा है या ये एक साजिश है, इस पर भी जांच जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बीते दिनों बनी थी, आपको याद होगा कि आतंकी खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एक धमकी दी थी एयर इंडिया की फ्लाइट्स को उड़ाने की, और उसके बाद अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं तो वाकई ये जांच का विषय हो जाता है। और यही वजह है कि एनडीए भी, माफ कीजिएगा, एनआईए भी इस पूरी जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाली है। इन सब के बीच हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूँ आज के गेस्ट पैनल का। हमारे साथ विंग कमांडर वीएन झा सर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट हिमांशु होता जी जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, आपका भी बहुत स्वागत। और मेरे सहयोगी उत्कल ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है, मैं सबसे पहले उत्कल आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी है, उसके बावजूद
यहाँ जो हादसा हुआ, कुछ लोग इस तरीके की परिस्थिति की तरफ संकेत कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीषण गर्मी होना और इंजन का गर्म हो जाना, ये एक वजह भी, क्योंकि आप अगर देखें तो बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस हैं, इस पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ताज़ा अपडेट चाहूंगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने अभी पुलिस कमिश्नर का एक स्टेटमेंट देखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हादसा हुआ है उसमें किसी का भी बचना बहुत मुश्किल है। आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है उत्कल? तो भीषण है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर होगा कर्णावती का, और इसमें ये तो टेक्निकल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि गर्मी और इंजन के बंद होने में, ठप होने में क्या कनेक्शन है। लेकिन ये भी एक्सपर्ट जो है वो शंका जता रहे हैं कि ऐसे, जैसे आपने ही अपने आगे के वक्तव्य में बताया कि ये सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाला विमान माना जाता है, डिस्क्लेमर जो है, जहां दो इंजन एक साथ बंद हो जाए, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना मानी जाती है। कई तज्ञों से हमने बात की, हमने भी आज ऐसा उसका सर्च किया कि ऐसी कम घटनाएं, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर संजोगों में, प्रसंगों में ऐसा होता है कि दो इंजन एक साथ ठप हो जाए और इस प्रकार की दुर्घटना हो जाए। तो टेक ऑफ होने के 2-3 मिनट में ही ऐसा दुर्घटना हो जाना और एक हॉस्टल पर जैसे धमाके की तरह उसका प्लेन का गिर जाना, वो एकदम दर्दनाक और दुखद घटना है। और एक अपडेट ये भी बता दूं कि पुलिस कमिश्नर ने किसी न्यूज एजेंसी के साथ बात की और उन्होंने भी ये खबर ब्रेक की है कि जो प्लेन में जो 242 पैसेंजर सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 जो क्रू मेंबर थे, वो नहीं बचे हैं। आधिकारिक पुष्टि तो अब सरकार करेगी, लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी दुखद बात अभी सामने आ रही है कि इस घटना में प्लेन में सवार अभी 242 जो पैसेंजर थे उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। और हॉस्टल में, जिस हॉस्टल पर ये प्लेन गिरा है, उस हॉस्टल में क्या हुआ, कितने विद्यार्थी उस समय थे, कितने डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर वहां थे और उस घटना में वो हताहत हुए, उसकी जानकारी भी अभी सामने आने बाकी है। जी लावनी। निश्चित रूप से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही हैं। विंग कमांडर बीएन झा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहली नज़र में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि संभावनाओं का बाजार तो इस वक्त अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन हम इससे कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि क्या केवल इसको हादसा समझ के जांच होनी चाहिए या इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है? प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है? लावनी, आप मुझे ग्रुप कैप्टन बुला सकते हैं, वही मेरी रैंक है। माफ कीजिएगा जी, ग्रुप कैप्टन। देखिए, हम लोग थोड़ा सा अटकल लगाने से हम लोग बचना चाहेंगे जी, क्योंकि ये काफी अर्ली स्टेज है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन कुछ चीजें तो बड़ी साफ साफ दिखती है। देखिए, मैंने खुद 7 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स का इन्वेस्टिगेशन किया है, मैं मेंबर रह चुका हूँ, इसलिए जानता हूँ कि किस तरह से अप्रोच होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। तो 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं। जो फाइनल के जो लास्ट कुछ सेकंड्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर हमें जो प्रत्यक्षदर्शी मिलते हैं उससे हम बात करते हैं, लेकिन विमान के बारे में किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो कुछ लास्ट सेकंड्स के जो कुछ हमें क्लिप मिले हैं, जिसमें हमने देखा है कि विमान जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसमें 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। एक तो जब विमान नीचे आ रहा है उसका जो एटीट्यूड होता है, जैसे जब लैंडिंग के समय में हम लोग आते हैं तो लैंडिंग के समय में नोज को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और टेल थोड़ा सा नीचे होता है, अंडर कैरेज खुला होता है और जाके बिल्कुल स्मूथली टच डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इसके जो लास्ट चंद कुछ मोमेंट्स हैं, इसको देख के ऐसा पता लगता है कि पायलट जो है वो विमान के पूरे तरह को कंट्रोल में रखे हुए है और वो वहाँ पे लैंडिंग के लिए जा रहा है। और वो लैंडिंग भी तब ऐसा कि कोई शायद फ्लैट सरफेस वो खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास में इतना समय नहीं है। विमान के पास में फॉरवर्ड जो स्पीड होती है वो नहीं है जिससे कि वो फ्लाइट को कंटिन्यू रख सके। तो जाके फिर वो पहले वो हॉस्टल से टकराया और हॉस्टल से टकराने के बाद फिर उसमें आग लग गई और जाके फिर वो क्रैश हो गया। एक और चीज जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमने क्लिप में देखा था, हम लोगों की आंखें पकड़ लेती हैं कि दोनों इंजन
उससे ना कोई स्मोक आ रहा था, ना कोई ब्लैक शूट्स उसमें से आ रहा था, मतलब इंजन में आग नहीं लगी हुई थी। तीसरी, ये जो फ्लाइट थी ये फ्लाइट कंट्रोल थी, मतलब वो एक विंग नीचे चला गया या प्लेन बिल्कुल नीचे की तरफ में आ रहा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। प्लेन को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नोज अप करके जैसे लैंड करने की कोशिश हो वो की जा रही थी। चौथी, पायलट ने मेड ए कॉल, एसओएस दे दिया था एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कि हम मुश्किल में हैं। एसओएस कॉल वही होता है, मेड ए कॉल वही होता है कि हमारा प्लेन जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गया है। ये चार चीजें जो हैं वो लास्ट के फ्यू मोमेंट्स में मिलता है। और जो पांचवी चीज जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि जब से उसका टचडाउन हुआ, मुश्किल से मैं आपको बस चंद सेकंड्स के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि फॉर्मर सीएम विजय रूपानी जी की भी उपस्थिति इस फ्लाइट में थी, उससे जुड़ी सगळ्या चाचण्या ज्या आहेत ते पार पडतात। विमान जे आहे ते ब्रिटनला जाणार होतं, जवळपास 3 लाख लिटर फ्युएल जे आहे ते विमानामध्ये होतं, कारण लांब पल्ल्याचा हे सगळा प्रवास होता। विमानाची तांत्रिक चाचणीमध्ये परत गडबड झाली। मला वाटतं आपण कोणीही जोपर्यंत ऑफिशियली भारत सरकारचं स्टेटमेंट येत नाही, सिव्हिल एव्हिएशन मंत्रालयाचं स्टेटमेंट येत नाही, काही तर्क काढणं योग्य होणार नाही। ॲक्सिडेंट झालेला आहे, तो कशामुळे काय झाला ह्याची अर्थातच इन्क्वायरी होईल, आणि माझा विश्वास आहे की राममोहन नायडू। चलिए वीएन झा साहब प्लीज़ अपनी बात आप पूरी कर लें, और क्योंकि आप मेडे कॉल की बात कर रहे थे तो मेरा सवाल भी यही होगा कि ये जो मेडे कॉल होती है बहुत आपात स्थिति में की जाती है, तो क्या इस कॉल के तुरंत बाद हेल्प मिल सकती है या उसमें भी कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है और वो टाइम ड्यूरेशन शायद पायलट को नहीं मिल पाया? जी हाँ, देखिए मेडे कॉल, मैं आपको फ्लाइट सीक्वेंस बताता हूँ जो यूजुअली हम लोग जो फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं। मैंने भी टेक ऑफ की है। मैं हालांकि डॉक्टर हूँ, मेरी एक स्पेशलिटी है एरोस्पेस मेडिसिन, जिसमें हमें फ्लाइंग सिखाया जाता है। तो मैं भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स को मैं उड़ा चुका हूँ। तो जो एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं, और वो आप भी पैसेंजर के रूप में आपने महसूस किया होगा कि विमान को टेक ऑफ करने से पहले रनवे के एक शोल्डर पे ले आता है, बिल्कुल एंड पे, वहाँ पे पहले रुकी हुई होती है थोड़ी देर, वहाँ पे स्थिर होती है। उसमें जितने सारे उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग फर्स्ट ऑफिसर जो है, जो को पायलट जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ों को पढ़ के सुनाता है। उसके बाद जो विमान है उसको हम लोग ब्रेक में डालते हैं, और ब्रेक में डालने के बाद तब धीरे धीरे उसकी जो आरपीएम है, इंजन है, उसकी गति बढ़ाते हैं, और एक खास जगह पे 75-80% आरपीएम पे लेके जाते हैं। और तब जो वाइटल पैरामीटर्स होते हैं विमान की, उसकी जो काउंटिंग होती है, उसकी जो गिनती होती है, वो निगरानी फर्स्ट ऑफिसर पायलट को बताता है। और जब पायलट देखता है कि हमारे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, इंजन की जो थ्रस्ट है वो नॉर्मल है, जेपीटी जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल है, तभी ब्रेक को रिलीज किया जाता है, और फिर विमान जो है वो आगे बढ़ता जाता है। समवेयर मिडिल ऑफ द रनवे वो ऐसा एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमें V1 मिलती है। V1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि आपकी उतनी स्पीड मिल गई होगी जहाँ से कि आप एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कर सके। तो जब वो V1 मिल जाता है तो फर्स्ट ऑफिसर देता है कॉल, V1 अचीव्ड। उसके बाद फिर वो हम लोग स्टिक को अपने तरफ खींचते हैं और विमान जो है वो टेक ऑफ करके ऊपर जाता है। यूजुअली 1.2 किलोमीटर्स पे पहले जाते हैं, वहाँ पे स्टेबलाइज करके फिर उसके बाद और ऊपर जाते हैं। तो ये नॉर्मल स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पे विमान जो है वो 200 मीटर ही ऊपर उठ पाया है। उसके बाद 600 फीट के आसपास के, उसके बाद वो विमान जो है सस्टेन नहीं कर पाया है और धीरे धीरे नीचे बिल्कुल वो धड़ाम हो जाता है। बिल्कुल सर, मैं आपसे बात ये कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन क्योंकि हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट हिमांशु होता जी भी हैं। हिमांशु जी, देखिए इस तरीके की जो परिस्थिति है, जैसे अभी वीएन झा सर ने पूरा एक प्रोसीजर बता दिया कि, और वो जो SOPs होते हैं उसके पहले के वो क्या क्या होता है वो भी उन्होंने समझाया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इस पूरे हादसे में, क्या आपको लगता है कि अगर वो SOP फॉलो किया गया उसके बाद कोई टेक्निकल स्नैग नहीं आ सकता? ये एक लगता है कि ये हादसा किसी टेक्निकल स्नैग की वजह से हुआ, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है हिमांशु जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, जय हिंद। देखिए, जो हमने पहली नजर में ही जो शंका हमने जाहिर किया था, वो बिल्कुल अभी ग्रुप कैप्टन झा साहब ने भी वही चीज बोल रहे हैं कि हाँ, ये इसमें हो सकता है कि ये बिल्कुल 625 या 630 फीट जो ये
उठने का, ये इतना टेक ऑफ का जो टाइम होता है वो मुश्किल से 1 मिनट का ही होगा, 1 मिनट से 1.5 मिनट, क्योंकि उस टाइम में जहाज की जो V1 जो अभी बोल रहे थे, वेलोसिटी 1 जब अचीव होता है तो जहाज लगभग 50% टेकअप के पोजीशन में आ जाता है, और उस टाइम की जो रफ्तार होती है ऐसे एयरक्राफ्ट की करीब 450 से 450 किलोमीटर के बीच में रहता है प्रति घंटा। तो वहां से जो एक थ्रस्ट मिलता है, जो एक बल मिलता है टेकअप के लिए, वो करते हुए फिर जो है आपको इंजन पावर पे, एक बार जब आप मिट्टी छोड़ते हैं तो इंजन के पावर पे आपको निर्भर रहना पड़ता है। और जो ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा बिल्कुल सही है कि कोई भी पायलट टेक ऑफ, आपका जो होल्डिंग पॉइंट है, होल्डिंग पॉइंट पे खड़े होने से पहले वो पहले चेक करते हैं, दोनों चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर पूछते रहते हैं और सेकंड ऑफिसर जो हैं वो उसको चेक, दैट मींस इट इज चेक, इट्स ओके। और ये सारे चीज पे वो निर्णय होने के बाद एटीसी को बताते हैं कि वो टेक ऑफ के लिए तैयार है, तब जाके एटीसी इनको क्लियरेंस दे। तो अभी जो टेक्निकल स्नैक की बात आपने पूछा है, यही 100% लग रहा है, क्योंकि जो लैंडिंग गियर्स या जहाज के जो पहिया हैं, बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा एक अंदेशा जो है ग्रुप कैप्टन झा साहब ने लगाया है कि जहाज को उतारने की कोशिश मेन डे के बाद जब आप टेक ऑफ कर रहे हैं, मुश्किल से 625 फीट तक आपने टेक ऑफ किया है, जिस जहाज को जाना चाहिए कम से कम 41,000 फीट, क्योंकि ये एक लंबी दूरी की है। बिल्कुल। तो वहां पर अगर कोई टेक्निकल स्नैग आता है और मेन कॉल दिया जाता है, तो उसके पायलट के पास सिर्फ एक ही रहता है कि सेफेस्ट प्लेस। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेट था कि कोई सेफेस्ट प्लेस नहीं मिल पाया। उन्होंने कोशिश जरूर की कि कोई प्लेन एरिया मिले, बट ऐसा हो नहीं सका। मैं आप लोगों के साथ ये महत्व, जब एक विमान हादसा हुआ है और बहुत दुखद खबर आ रही है कि इसमें जो लोग सवार थे 242 पैसेंजर्स, जिसमें से 230 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट, वो नहीं बचे हैं। हालांकि अभी कोई औपचारिक पुष्टि इस तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि जो पुलिस कमिश्नर गुजरात का अहमदाबाद कर्णावती जिसे हम लोग कहते हैं, उनकी तरफ से आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये हादसा, ये तस्वीरें देखकर लग रहा है कि किसी का भी बचना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। इन सबके बीच अब बड़ी खबरों का आने का सफर भी लगातार जारी है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है, आइए फ्लैश कीजिए सबसे बड़ी और अहम खबर। प्लेन हादसे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी दुख जताया है। कहा, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। बड़ी और अहम खबर, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना उनकी तरफ से की गई है। दुनिया भर से संवेदना की प्रतिक्रियाएं आने लगी है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, रूस की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रपति पुतिन ने दुख जताया है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कर्णावती हादसे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी दुख व्यक्त किया है। इस विमान हादसे का समाचार बेहद दुखद है। उनकी तरफ से कहा गया है, स्वास्थ्य सुविधाओं और राहत कार्य की पूरी जानकारी ली जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता राहत बचाव में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो अहमदाबाद के लिए यानी कर्णावती के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन और जो हॉस्पिटल है वहां पर बहुत हृदय विदारक तस्वीरें आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है कि बेड्स भी कम पड़ रहे हैं। वहां पर हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल है। इन सब के बीच इस बड़ी खबर के साथ साथ जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हम आपके समक्ष रखते रहेंगे। लेकिन उत्कल, आपके पास आना चाह रही हूं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि इस वक्त जो हॉस्पिटल का नजारा है वो बहुत ज्यादा भयावह है, बहुत हृदय विदारक है। एक के बाद एक सिर्फ बॉडीज पहुंच रही हैं और हॉस्पिटल्स में तो अब तो स्ट्रेचेस भी कम पड़ने लगे हैं। फिलहाल आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? यही है कि जो आपने बताया कि सभी सवार लोग जो है वो मृतक बताए जा रहे हैं, यानी अस्पताल का तो ऐसा हाल है कि क्या बताएं, क्या दिखाएं, क्या ना दिखाएं। और वहां जो एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन ने कॉर्डन किया है, तो अंदर मीडिया को भी अलाउ नहीं है। तो अंदर की जो ये जो तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं वो शुरुआती तस्वीरें हैं। बाद में तो ये पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन कर दिया गया। तो उसके बाद अंदर ले जाते वक्त का या जो रेस्क्यू चल रहा था उस समय का हमको लेटेस्ट वीडियो अभी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं चल रहा है। ये जो शुरुआती जो 2 घंटे 2.5 घंटे के वीडियोज हैं वही है, लेकिन आसपास का जो माहौल है ये भी
हृदय विदारक है, एकदम दुखद है, क्योंकि जैसे जैसे खबरें अंदर से आ रही है कि ये घटना कैसे भयंकर स्वरूप ले सकती है। मैं आपको बता दूं कि 37 साल पहले इसी जगह पर मेघानी नगर में एयरपोर्ट के पास में इसी इलाके में प्लेन का हादसा हुआ था, वहां जहां 133 पैसेंजर मारे गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और अब तक इस घटना में जो समाचार आ रहा है वो ये है कि इस प्लेन में सवार 242 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। तो ये घटना वैसे भी एकदम बड़ी और दुखद हो जाती है। और जो हॉस्टल में जो ये प्लेन गिरा है, जहां ये इंटर्न डॉक्टर का हॉस्टल था, वहां 200 इंटर्न डॉक्टर्स, गुजरात का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल प्रीमाइसिस में ये बीजे मेडिकल कॉलेज जो है चल रहा है, उसका ये इंटर्न डॉक्टर का हॉस्टल था जहां ये प्लेन धड़ाम से गिरा है। तो वहां 200 डॉक्टर रहते हैं। तो उस समय कितने डॉक्टर्स, जो अंतिम वर्ष के जो स्टूडेंट होते हैं, वो कितने थे, कितने अस्पताल में उनकी जो पारी थी वहां गए थे, ये भी सामने आना बाकी है। तो उसका भी आंकड़ा यदि जोड़ेंगे तो ये घटना बहुत ही दुखद और दर्दनाक हो जाएगी। बहुत बड़ी त्रासदी से कहा जाएगा। और तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये विमान पूरा का पूरा हॉस्टल की इमारत पर गिर जाता है और उसके बाद इस इमारत का क्या हाल होता है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या कितना भयानक मंजर उस वक्त का रहा होगा। वीएन झासर, ग्रुप कैप्टन वीएन झासर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और एविएशन एक्सपर्ट हिमांशु होता जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन झासर, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये जो फ्लाइट है ड्रीम लाइनर, और ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सुरक्षित इसकी यात्रा होती है, लेकिन ज्यादा दिन अभी नहीं बीते हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमने एक और बड़ा हादसा जो कि टल गया। नोज से एक बर्ड टकराई थी, जम्मू की तरफ जा रही थी एक फ्लाइट, और वहां पर जो नोज एरिया था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। और उसके बाद से ही बोइंग की सवारी को लेकर बहुत चर्चाएं शुरू हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि इस हादसे के बाद तो उस चर्चा को और ज्यादा बल मिलेगा? क्या रखरखाव में कहीं कोई कमी आ रही है? क्या माना जाए, क्योंकि सबसे सुरक्षित ड्रीम लाइनर्स ये कहे जाते रहे हैं। नहीं लावनी, ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। जो जम्मू के पास अमृतसर के बाद जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जो नोज सेक्शन में डैमेज हुआ था, वो हेल स्टॉर्म था, बैड वेदर था। और ऐसे बैड वेदर में जो कि जहाँ पे कि हेल स्टॉर्म है, वहाँ तो इंटर करना ही नहीं चाहिए। वो पायलट की गलती थी, या तो उनको वहीं से टर्न अराउंड होना चाहिए था, उसको एंटर करना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान अनुमति देता या ना देता वो अलग बात है, उसको अबाउट टर्न हो जाना चाहिए था। या तो वहीं अमृतसर में लैंड करना चाहिए था, या फिर वापस दिल्ली आके वहां पे लैंड करना चाहिए था कि वेदर इज इंक्रीमेंट, वी कांट फ्लाई। दूसरा वहां पे ऑप्शन था कि वो उस वेदर को अवॉइड करने के लिए और अपनी फ्लाइट को जो है ट्रोपोस्फेयर से ऊपर ले जाता। मतलब ट्रोपोस्फेयर जो है हम लोगों के रीजन में लगभग 13 किलोमीटर तक है, तो उससे ऊपर अगर जाना जरूरी था, बहुत जरूरी था, तो उसको विमान को फिर 13 किलोमीटर से ऊपर लेके जाते और उसके बाद आप श्रीनगर वैली में चले जाते वहां से। तो ये सारे ऑप्शंस पायलट के पास में थे। सबसे जो सेफेस्ट ऑप्शन था कि वहीं अमृतसर में लैंड करो या वहां से टर्न अराउंड करो, वापस आ जाओ, क्योंकि विमान की जो गति होती है काफी ज्यादा होती है। और उस गति पे जो छोटे छोटे जो हेल स्टॉर्म हैं, वो हेल स्टॉर्म जो है, वो जो बर्फ का टुकड़ा हम लोग कहते हैं, वो बहुत डैमेज कर सकते हैं। ये तो मतलब फॉर्च्यून था पैसेंजर्स का कि विमान के नीचे वाले सेक्शन में लगा जहां पे कि वो डैमेज हुई है। वो पायलट की गलती आप मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, यहाँ तो हमारे सामने में है प्लेन, वेदर क्लियर था, टेम्परेचर जरूर ज्यादा था लेकिन वेदर क्लियर था, सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको। विमान जो है वो आराम से टेक ऑफ किया हुआ है। टेक ऑफ करने के बाद वो अपनी जो हाइट है, अपनी जो असेंट है, रेट ऑफ असेंट को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब लॉस ऑफ थ्रस्ट। अब ऐसा बहुत रेयर होता है कि दोनों इंजन का जो थ्रस्ट है वो एक साथ लॉस हो। हिस्ट्री है इसकी, एक दो हिस्ट्रीज की हैं ऐसे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, और वो भी बिना किसी कारण के। तो ये चीज जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले होंगे उनको देखना पड़ेगा कि क्या जो विमान का जब सर्विसिंग हुआ था लास्ट,
लास्ट वो लोग जिन्होंने के ये जो इंजन का जो ये पैरामीटर होता है जिसमें कि जब आप थ्रॉटल को अप करते हैं, जब आरपीएम बढ़ता है तो थ्रस्ट भी बढ़ता है। क्या आरपीएम को नीचे आने का कोई कारण और हो सकता है? ये इन्वेस्टिगेशन जो करेंगे वो बताएंगे कि दोनों इंजन का एक साथ ये कैसे लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ। ये इन्वेस्टिगेशन की चीज होगी। दूसरी चीज जो होती है, जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि क्या कहीं पे ह्यूमन एरर होता है, क्योंकि ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ह्यूमन एरर के होते हैं। ह्यूमन एरर मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पायलट का एरर होता है। ह्यूमन एरर टेक्नीशियंस का भी हो सकता है, ह्यूमन एरर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। क्या कहीं पे वो कोई दृष्टिकोण है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बात करता हूँ। आज टाटा, आज जो इंडियन एयरलाइंस है, ये एयर इंडिया है, ये प्राइवेट मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। कभी कभार प्राइवेट मैनेजमेंट आपके ऊपर में प्रेशर डाल सकते हैं, चलो इसका ये ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, क्या आप उड़ सकते हो? तो आप बहुत मेजर पॉइंट आपने उठाया है कि क्या हिमांशु जी आपको लगता है कि ये जो प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया, हालांकि जिस तरीके की ऑडिट की बात आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि लगातार ऑडिट हो रहा था, जिस तरफ झा सर इंडिकेट कर भी रहे हैं, लेकिन होता है ना कि मुनाफा कमाने के लिए कई बार जो कंपनीज होती हैं इन सारे नॉर्म्स को साइडलाइन कर देती हैं। और अगर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, एक पैसेंजर जो कि दिल्ली से कर्णावती यानी अहमदाबाद पहुंचे हुए थे, उन्होंने ये बोला कि इसी फ्लाइट में 2 घंटे पहले मैं जब चल रहा था तो नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल। उन्होंने इसको लेकर कुछ वीडियोस भी डाली है और उन्होंने बताया कि बहुत कुछ ठीक नहीं लग रहा था अंदर फ्लाइट के। अगर एक पैसेंजर ये कहते हैं कि अनयूजुअल कुछ लग रहा था, बावजूद उसके उस फ्लाइट को टेक ऑफ कराया गया, तो ये तो अपने आप में बताता है कि कितनी बड़ी गलती और कितनी बड़ी चूक हुई है। हिमांशु होता जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है हिमांशु जी। देखिए, झा साहब ने जो संज्ञान जाहिर किए वो समझ से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हिमांशु जी बस 5 सेकंड के लिए आपको रोकती हूँ। जिन पैसेंजर की बात मैंने की, आकाश वत्स, जिन्होंने बताया कि उन्होंने क्या अनयूजुअल क्या फील किया था, इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी बनाया। वो वीडियो जरा आप प्ले कर दीजिए पैनल, देखिए। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone. ये वो वीडियो है जो उन्होंने साझा किया है। इनफैक्ट उन्होंने about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people there. तो उन्होंने हिमांशु जी देखिए, ये वही वीडियो है जिनका जिक्र हम लोग कर भी रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एसी वर्क नहीं कर रहा था, कुछ और भी वो अनयूजुअल सा वो फील कर रहे थे। इतना सब होने के बावजूद भी इस फ्लाइट को टेक ऑफ किया गया। हिमांशु जी जी देखिए, ये मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले इसमें कहा था कि ये जो एयरलाइनर, ये ड्रीम लाइनर 2009 में इसका टेस्ट फ्लाइट हुआ था और 2011 में इसको कमर्शियल यूटिलाइजेशन में लाया गया। और जैसे आप भी कह रहे थे, 7878 सीरीज का ये जो जहाज है, ये 787 सीरीज में 8th सीक्वेंस में आता है, और इसका आज तक पिछले 14 साल में सिर्फ 7 इंसिडेंट उसमें हुए हैं, जिसमें कि कोई भी जान माल की नुकसान आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट। लेकिन 2013 में सारे जितने भी विमान है 7878 सीरीज के, उनको ग्राउंड किया गया था। बिल्कुल ये जो यात्री अभी यहाँ पर जो बोल रहे हैं, एसी काम नहीं कर रहा, तो एसी के जो बैटरीज है उसमें कुछ खराबी उस टाइम में आया था, जिसकी लगातार कंप्लेन जो है बोइंग के पास पहुंचा। तो बोइंग ने इमीडिएटली कदम उठाते हुए ऑल ओवर वर्ल्ड में इन जहाजों को ग्राउंड कराया था, और वो ग्राउंड कराने के बाद उनके एक्सपर्ट्स ने उस बैटरी के ऊपर जो भी था उसको रेक्टिफाई करने के बाद बैटरी का जो भी उनको पावर और बढ़ाना था वो सारा चीज कर दिया था। तो अभी इनका जो कहना है कि द एसी इज नॉट वर्किंग, एसी वर्क करने के लिए मैं एक आपके सामने एक जनरल जो है सामने रख रहा हूँ। दिस गाय हैज
ये बंदा अभी अभी जो आपके टर्मिनल अंदर बहुत ठंडक रहती है, लेकिन जब तक आप जहाज के अंदर आते हैं, जहाज जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता है तब तक आपको बैठे रहना पड़ता है। सिर्फ पंखा चलता है, एसी नहीं चलता है जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। तो इंजन स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी गर्मी आना लाजमी है। हाँ, उसमें इतना ठंडक नहीं आएगा, ठंडक ठीक है। वो कहते हैं कि कुछ और भी उन्होंने अनयूजुअल फील किया है, वो बहुत जल्द उसमें उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द इसके बारे में भी देश के सामने साझा करेंगे अपने ट्वीट के माध्यम से। चलते चलते वीएन झा सर, बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल अब मन में आ रहा है, ब्लैक बॉक्स से कुछ चीजें पता चल पाएंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा ब्लैक बॉक्स का। बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स और सीरिया कॉकपिट वॉच, ये दोनों चीजें आपको सारी चीजें बता देगी कि उसमें क्या होगा। उसमें वो भी चीज आपको पता लग जाएगा कि अगर मैनेजमेंट ने किसी फॉल्टी सिस्टम के रहते हुए भी अगर पायलट को वादी किया हुआ है, तो दोनों पायलट जो होते हैं जब वो आपस में इंजन स्टार्टअप करने के टाइम में जब सारे चेक्स करते हैं तो उसमें ब्रीफ किया जाता है कि देखो ये चीज़ थोड़ा सा खराब है या ये चीज़ शायद थोड़ा सा फॉल्टी है, इसके लिए हम लोग ये जो तरीका है ये अपनाएंगे। यहाँ तक वो लोग यूजुअली बात करते हैं। तो ऑब्वियसली जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलेगा, जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा, तो ब्लैक बॉक्स में तो 200 से ज़्यादा पैरामीटर वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको उसमें पता लग जाएगा। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी अनयूजुअल आप लेके चलिए। देखिए, ये प्राइवेट एयरलाइनर है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि एयरक्राफ्ट को स्टार्टअप करने से पहले जब वो पैसेंजर्स जब वहाँ पे चढ़ते हैं तो उस टाइम में जो एक ऑक्सीजन पावर सप्लाई होता है उसको हम लोग ऑन कर देते हैं। तो उस ऑक्सिलरी पावर सप्लाई के चलते जो अंदर का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो काम करता है, लाइट काम करता है, बाकी जितनी सारी चीजें होती हैं वो काम करती हैं। तो कितना लोग क्या करते हैं, वो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम को भी चलाने में थोड़ा सा डिले करते हैं कि चलो थोड़ा सा हमारा पेट्रोल बच जाएगा। ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि अब इंतजार उसी ब्लैक बॉक्स का है और बहुत सारे प्रोसीजर्स और नॉर्म्स के बारे में भी आपने बताया। समय मुझे अभी इतनी ही अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है और इस घटना के पीछे की वजह, इसकी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। दुनिया इसे हादसा मान रही है, लेकिन सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही हादसों के पीछे भी एक सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई ये तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कोई हादसा हुआ या इसके पीछे कोई साजिश भी छिपी हुई है। जांच जारी है, हमारी नजर भी अपडेट्स पे बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।